तंत्र। रात गहरी और डरावनी थी। आसमान में काले बादल थे, बीच बीच में बिजली चमक रही थी और दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी। सड़क कच्ची, टेढ़ी मेढ़ी और घने पेड़ों से ढकी थी। दो शहर के नौजवान आर्यन और वीर साथ ही एक नया खरीदा हुआ ट्रक लेकर अनमोलपुर गांव की ओर जा रहे थे। उन्होंने कुछ ही हफ्ते पहले ये काम शुरू किया था और ये उनका पहला बड़ा ट्रिप था। ट्रक की हेडलाइट्स झाड़ियों और पेड़ों को रोशन कर रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी। देख रहा है, यहाँ तो एकदम घना जंगल है। हेडलाइट के आगे कुछ साफ नहीं दिख रहा। हाँ वीर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहली बार इस तरफ जा रहे हैं। सुना है ये अनमोलपुर गांव बहुत पुराना है। लोग कहते हैं रात में यहाँ के रास्ते से नहीं निकलना चाहिए। भाई, तुमको पता है, मैं बचपन से ऐसे अंधेरे रास्तों से डरता हूँ। यहाँ पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने हाथ फैला दिए। डर काहे का वीर, काम तो करना ही है। ग्राहक इंतजार कर रहा होगा। बस गांव पहुंचे, सामान उतारें और लौट चले। इतना सोचने की जरूरत नहीं। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पहियों के नीचे कंकर पत्थरों की आवाज गूंजती। लगभग आधा घंटा चलने के बाद ट्रक के सामने एक छाया जैसी आकृति दिखाई देती है। हेडलाइट्स में एक सफेद दाढ़ी मूंछ वाला बुजुर्ग बाबा सोमनाथ लाठी लिए सड़क किनारे खड़ा दिखाई देता है। आर्यन, आर्यन, देखो, कोई खड़ा है रास्ते में। कोई बुजुर्ग लग रहा है। रात के वक्त यहाँ क्या कर रहा होगा? ट्रक रुकते ही बुजुर्ग धीरे धीरे आगे आते हैं। दोनों उनका नाम पूछते हैं, जो बाबा सोमनाथ बताते हैं। बेटा, अनमोलपुर जा रहे हो? जी हाँ बाबा, सामान पहुंचाना है। रात लंबी है, रास्ता और लंबा। सावधान रहना, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। आर्यन और वीर एक दूसरे को देखते हैं। भाई, ये क्या बोल रहे हैं बाबा जी? मुझे तो डर लगने लगा। बाबा जी, आप कहाँ जाएंगे? ट्रक में बैठ जाइए, छोड़ देंगे। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगा। मेरा रास्ता अलग है, लेकिन तुम सावधान रहना। अनमोलपुर के ढाबे पर जाना तो पूछना मत, बस खाना खाकर निकल जाना। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो जाते हैं। ट्रक फिर चल पड़ता है। वीर बार बार पीछे देखता है। आर्यन, ये कैसा बाबा था? इतनी रात में जंगल में, और कैसी बातें कर रहा था? पुराने लोग हैं, शायद गाँव के। लेकिन तू डर मत वीर, अभी ढाबा आएगा तो कुछ खा लेते हैं। लेकिन भाई, उसने कहा अनमोलपुर के ढाबे पर पूछना मत। ये भी कोई बात हुई? अरे छोड़ ना वीर, ये सब अंधविश्वास होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बाहर पेड़ों के बीच से हवा सीटी बजाते हुए निकल रही है। कई घंटों तक चलने के बाद सड़क और सुनसान हो जाती है। दोनों के मोबाइल में नेटवर्क चला जाता है। भाई, नेटवर्क भी चला गया। अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। आर्यन ट्रक को साइड से निकाल लेता है। हवा ठंडी और अजीब सी गंध वाली है। चारों ओर सन्नाटा। पेड़ से बचकर ट्रक थोड़ा आगे बढ़ता है तो दूर एक पुराना ढाबा दिखाई देता है। भाई, लगता है यही वो ढाबा है। चलो कुछ खा लेते हैं। बाबा ने कहा था पूछना मत, पर भूख भी लगी है। चलो खाना खाकर जल्दी निकल जाएंगे। ट्रक ढाबे के बाहर रोक दिया जाता है। दोनों उतरते हैं। चारों ओर अजीब सी खामोशी है। रात और गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आती थी। हवा में बासी खाना और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध है। भाई, अजीब सी जगह है। कोई ग्राहक भी नहीं। इतना बड़ा ढाबा और बिल्कुल सन्नाटा। हाँ, पर भूख लगी है। जल्दी खाते हैं और निकलते हैं। आर्यन और वीर आपस में गहरी बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी ढाबे का मालिक धर्मवीर मुस्कुराते हुए आता है और पूछता है, आओ बेटा आओ। कहाँ से आ रहे हो? शहर से अनमोलपुर तक सामान पहुंचा रहे हैं। कुछ खाने को मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं, यहाँ ट्रक वालों की सेवा ही तो है। अभी खाना लगवाता हूँ तुम दोनों का। थोड़ी ही देर में धर्मवीर का नौकर किशन
टेबल पर खाना सजा देता है। लो बेटा, अब आराम से खाना खा लो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। तुम दोनों पहले खाना शुरू करो। दोनों खाने में लग जाते हैं और कुछ ही मिनटों में अपना खाना खत्म कर देते हैं। तभी धर्मवीर मुस्कुराते हुए पूछता है, कैसा लगा बेटा खाना? अरे काका, कैसा लगा ये मत पूछो। इतनी रात को पेट भर खाना मिल गया, बस वही बहुत बड़ी बात है। वैसे काका, मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल पूछो। अभी तो रात के 3 बजे रहे हैं और ढाबे पर कोई ग्राहक भी नहीं है, फिर भी आपने ढाबा खोला हुआ है। आप घर नहीं जाते क्या? क्या यहीं रहते हो? अरे बेटा, मेरे लिए तो यही ढाबा ही सब कुछ है। मैं और मेरा नौकर, हम दोनों यहीं रहते हैं। सामान वगैरह चाहिए होता है तो गांव या शहर से लाकर रख लेते हैं। रही बात ग्राहक ना होने की, तो हमें वैसे भी रात को नींद नहीं आती, इसलिए ढाबा खुला ही छोड़ देते हैं। कभी कभी तुम्हारे जैसे मुसाफिर रात को आ जाते हैं तो उन्हें खाना खिला देता हूँ। पर यहाँ वीर को कुछ अजीब सा और अलग महसूस हो रहा था। वो अब तक चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन मन ही मन हल्की सी घबराहट उसके चेहरे पर झलकने लगी। तभी थोड़ी देर की खामोशी के बाद वीर बोल पड़ा, चल यार, अब यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी रात हो चुकी है और हमें तो वापस शहर भी लौटना है। अच्छा चलो काका, अब हम चलते हैं। वैसे बताइए, खाने के कितने पैसे हुए? अरे बेटा, पैसे और तुमसे कहाँ जाने वाले हो यहाँ से? मेरे लिए तो तुम मेहमान हो। इतनी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस ऐसे ही आते जाते रहना। आर्यन ने बार बार पैसे देने का आग्रह किया, लेकिन धर्मवीर हर बार टाल देता और किसी भी हालत में पैसे लेने को तैयार नहीं हुआ। उधर वीर के मन में कुछ और ही ख्याल उमड़ने लगे। जंगल के सुनसान हिस्से में ये ढाबा आखिर आया कहाँ से? और सबसे अजीब तो ये है कि उसने हमसे पैसे भी नहीं लिए। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत अजीब लग रहा है ये सब। दोनों ट्रक में बैठकर आगे की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था और रात गहरी होती जा रही थी। तभी वीर ने आर्यन की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, आर्यन, तुझे उस आदमी में कुछ अजीब नहीं लगा? अरे यार, उसमें क्या अजीब था? इंसान ही तो था वो भी। और तुम भी ना हर बात में डर ढूंढ लेते हो। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम इतना डरते हो। अरे यार, पर तू भी तो सोच, कोई इतनी रात को ढाबा खुला रखे तो जाहिर है पैसे कमाने के लिए ही रखेगा। लेकिन इस आदमी ने तो पैसे लेने से ही मना कर दिया, और जब पैसे देने की बात हो रही थी तब वो ये तक कह रहा था, तुम यहाँ से कहाँ जाने वाले हो? ये सब सुनकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। जो भी हो आर्यन, अब तुम ट्रक कहीं भी मत रोकना। अरे यार, गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, उनका दिल बड़ा होता है। हमें मेहमान समझकर उसने फ्री में खाना खिला दिया, इसमें क्या बुरा है? पर तू भी इतना कह रहा है तो चलो मान लेता हूँ, अब ट्रक कहीं पर भी नहीं रोकूंगा। वीर अभी भी थोड़ा सा घबराया हुआ था। दोनों ट्रक में बैठे यूं ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ट्रक की हेडलाइटें सामने की झाड़ियों को रोशन कर रही थीं, जिससे लगता था मानो घने जंगल में कोई अदृश्य परछाइयां रास्ता ताक रही हों। इंजन की घरघराहट और टायरों की चरमराहट उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। लेकिन तभी धीरे धीरे आसमान में काले बादल छा गए। हवा का रुख अचानक बदल गया और गहरा सन्नाटा पूरे माहौल पर हावी होने लगा। अचानक बिजली कड़की। गर्जना इतनी तेज थी कि दोनों एक दूसरे की ओर चौंक कर देखने लगे। अगले ही पल तेज बारिश शुरू हो गई। मोटी मोटी बूंदें ट्रक की शीशे पर गिरने लगी और वाइपर उन्हें हटाने की जद्दोजहद में लगे थे। बारिश के साथ ही माहौल और भी भयानक हो गया। घोर अंधेरा, बिजली की चमक से झाड़ियों में पड़ती रहस्यमयी छाया और सड़क पर छपछपाती बारिश, सब कुछ मिलकर एक डरावना एहसास पैदा कर रहे थे। वीर ने खिड़की से बाहर झांका। आर्यन, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये रास्ता पहले कभी इतना डरावना नहीं लगा था। अरे तू हर बात में डर ही ढूंढ लेता है, बस तू ज्यादा सोच मत। बारिश है, तूफान है, सब गुजर जाएगा। लेकिन आर्यन की आवाज में भी एक हल्का सा डर
साफ महसूस किया जा सकता था। अरे आर्यन, अब हमें ट्रक रोक देना चाहिए। इसे ज़्यादा आगे नहीं ले जाना ठीक होगा। बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर हम आगे बढ़ें तो ट्रक लेकर जंगल में फंस सकते हैं। अरे यार तू भी ना, अनमोलपुर अब ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। बस 2-3 किमी और चलेंगे तो हम अनमोलपुर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन कुछ ही दूरी पर ट्रक रुक जाता है। इंजन तो चालू था और पहिए घूमने की आवाज़ भी आ रही थी, पर ट्रक आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि वो गहरे कीचड़ में पूरी तरह फंस चुका था। अरे भाई, ये ट्रक अब क्यों रुक गया? पता नहीं वीर, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रक कीचड़ में फंस गया है। आर्यन, मैंने पहले ही कहा था कि ट्रक आगे मत बढ़ाना, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। अरे एक दूसरे को कोसने से क्या फायदा। चल नीचे उतरकर इसका कोई हल निकालते हैं। दोनों नीचे उतरते हैं। ट्रक का पहिया पूरी तरह कीचड़ में धंस चुका था। भाई वीर, मुझे नहीं लगता कि ये ट्रक अब यहाँ से निकल पाएगा। इसे निकालने के बस 2 ही रास्ते हैं। या तो किसी ट्रैक्टर या जेसीबी की मदद लेनी पड़ेगी, या फिर 4-5 लोग पीछे से जोर लगाएं तो शायद निकल जाए। पर भाई, यहाँ ट्रैक्टर और जेसीबी कहाँ से मिलेंगे? और इस जंगल में अभी इंसान भी कहाँ मिलने वाले हैं? हाँ तू सही कह रहा है, पर देख सामने कुछ रोशनी नजर आ रही है, जैसे वहाँ किसी का घर हो। हम वहाँ जाकर मदद मांग सकते हैं, शायद हमें कुछ सहारा मिल जाए। अरे नहीं भाई, इतनी रात को किसी के घर जाना ठीक नहीं होगा, और वो भी अपना ट्रक यहाँ छोड़कर। अरे वीर, ट्रक को यहाँ से कौन निकाल के ले जाएगा? वैसे भी ये कीचड़ में बुरी तरह फंसा हुआ है। किसी इंसान के बस की बात नहीं कि इसे अकेले निकाल सके। यहाँ बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। आर्यन की बातें सुनकर वीर अनमने मन से घर की ओर जाने के लिए हामी भर देता है। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस घर के पास पहुंचते हैं, लेकिन वीर के मन में अभी भी डर बना हुआ था। आर्यन, मुझे क्यों लग रहा है कि हमें इस घर में, भला इतने गहरे जंगल में कोई कैसे रह सकता है? कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। अरे यार वीर, तूने तो मेरे सिर का दर्द बढ़ा दिया है। बार बार ऐसी बातें क्यों करता है? चल मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोनों घर के दरवाजे के बाहर जाकर जोर से आवाज लगाते हैं। कुछ देर बाद ही दरवाजा धीरे से खुलता है। सामने एक लड़की कमला खड़ी थी। उसे देखकर वीर के मन का डर कुछ हल्का हो गया। अरे तुम लोग कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग शहर से ट्रक पर आए थे, अनमोलपुर सामान पहुंचाने के लिए। लेकिन रास्ते में इतनी तेज बारिश हुई कि हमारा ट्रक कीचड़ में बुरी तरह फंस गया। अच्छा, तो बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या अंदर कोई और है? मतलब आपका भाई या पिताजी? अगर 2-3 लोग और आप सब मिलकर हमारी मदद कर सकते हैं। दरअसल हमें ट्रक को कीचड़ से निकालना है। क्या आप हमारी इसमें कोई मदद कर पाएंगी? नहीं, मैं तो यहाँ अकेली ही रहती हूँ। माफ कीजिएगा, लेकिन ट्रक निकालने में मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अगर किसी और तरह की मदद चाहिए हो तो बता दीजिए। तो क्या आप हमें यहाँ सुबह तक रुकने दे सकती हैं? बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, अगर सिर्फ आज रात की बात है और तुम लोग सचमुच मुसीबत में फंसे हो तो रुक सकते हो। तुम दोनों नीचे वाले कमरे में सो जाना, मैं ऊपर के कमरे में सो जाऊंगी। अरे बहन जी, आपका बहुत बहुत आभार। अरे इसमें आभार की क्या बात है? वैसे भी ये घर तुम जैसे लोगों के लिए ही तो बना रखा है। कमला इतना कहकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। वीर और आर्यन नीचे वाले कमरे में आकर लेट जाते हैं। वीर थका हुआ और डरा हुआ था। उसे तुरंत नींद आ जाती है, लेकिन आर्यन अब तक जाग रहा था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। इसी बीच बाहर की बारिश धीरे धीरे थमने लगी थी। चलो अच्छा हुआ, ये डरपोक वीर सो गया। अब ट्रक निकालने में मुझे आसानी होगी। ये साथ जाग रहा होता तो बार बार कुछ ना कुछ देख लेने की बातें करता, कभी ये कभी वो। अब तो यहाँ सन्नाटा है और मैं अकेले ही गांव की ओर मदद मांगने जा सकता हूँ। वैसे भी बारिश थम चुकी है। मुझे ट्रक निकालने के लिए किसी की मदद ढूंढने निकलना चाहिए। आर्यन चुपके से वहां से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगता है।
अंधेरे में कुछ दूरी तय करने के बाद उसे सामने सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग नजर आता है, जो वही बाबा सोमनाथ थे। आर्यन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। अरे बेटा, इतनी गहरी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? काका, मैं शहर से आया हूँ। ट्रक लेकर रामपुर सामान पहुंचाना था, लेकिन बारिश की वजह से ट्रक कीचड़ में बुरी तरह फंस गया है। इसी वजह से मैं गांव की ओर मदद मांगने जा रहा हूँ। अच्छा, तो क्या तुम अकेले ही ट्रक लेकर आए हो? नहीं नहीं काका, मैं अकेला नहीं आया हूँ। मेरा दोस्त भी साथ था, लेकिन वो बहुत डर गया था, इसलिए मैंने उसे जंगल के बीच एक घर में छोड़ दिया। वहाँ एक लड़की रहती है। फिलहाल वो वहीं ठहरा है और मैं अकेला गांव में मदद मांगने जा रहा हूँ। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो? जंगल के बीच कोई घर हो ही नहीं सकता। मैंने तो आज तक इस जंगल में कभी कोई घर नहीं देखा। अरे काका, घर तो है। मैं अभी अभी अपने दोस्त को वहीं छोड़कर आ रहा हूँ। मुझे लगता है बेटा, तुम इस जंगल के छलावे में फंस गए हो। छलावा? वो क्या होता है काका? छलावा मतलब वही जो चीज असल में होती नहीं लेकिन दिखती है। इस जंगल की काली आत्माओं ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। यानी छलावे में तुम्हें वही दिखाई दे रहा है जो असल में है ही नहीं। अरे काका, अब मैं क्या करूं? इस छलावे से बाहर कैसे निकलूं? मेरा दोस्त घर में फंसा हुआ है और मेरा ट्रक कीचड़ में अटका हुआ है। कृपया कोई रास्ता बताइए जिससे मैं खुद को, अपने दोस्त और ट्रक सबको सुरक्षित बाहर निकाल सकूं। इससे बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है। कोई कितना भी प्यार से, मीठी बातों में तुमसे कुछ भी कहे, पर ध्यान रखना, उनकी एक भी बात मत सुनना। अगर तुमने सुन ली तो इस छलावे से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे और यहीं फंस जाओगे। सबसे पहले तुम आगे खेतों की ओर निकलो। वहां कई किसान अपने खेतों की रखवाली कर रहे होंगे, क्योंकि रात को जंगली जानवर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तुम उनसे मदद मांगना, वह जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। उनके साथ मिलकर पहले ट्रक को बाहर निकालना, उसके बाद अपने दोस्त को ले आना। लेकिन याद रखना, किसी की बातों पर ध्यान मत देना, सिर्फ बाहर निकलने पर ही ध्यान लगाना। आर्यन को अब यकीन हो गया था कि उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। वो उस जगह से आगे बढ़ गया। पीछे छूटा बुजुर्ग धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। आर्यन चलते चलते रास्ता तय करता रहा और कुछ ही देर में उसके सामने खेत नजर आने लगे। एक पेड़ के नीचे 2-3 किसान बैठे हुए दिखे। आर्यन उनके पास पहुंचा। भाइयों, मेरी मदद कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, बताइए आपको कैसी मदद चाहिए, और आप आधी रात को यहाँ इस तरह क्या कर रहे हैं? मैं शहर से अनमोलपुर सामान पहुंचाने आया था, लेकिन बारिश की वजह से मेरा ट्रक कीचड़ में बुरी तरह फंस गया है। उसे बाहर निकालने के लिए कि मुझे आपकी मदद चाहिए। किसान उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सब ट्रक तक पहुंच जाते हैं। आर्यन ट्रक में बैठ जाता है और किसान पीछे से जोर लगाते हैं। कुछ ही धक्कों के बाद ट्रक कीचड़ से बाहर निकल आता है। आर्यन उनका तहे दिल से आभार मानता है। किसान मुस्कुराकर वापस अपने खेतों की ओर लौट जाते हैं। आर्यन ट्रक लेकर उस साइड की तरफ बढ़ता है जहां वीर उसका इंतजार कर रहा होता है। वहां पहुंचकर आर्यन ट्रक साइड में लगाता है और अंदर जाकर धीरे से वीर को कहता है, अरे वीर उठो, मैं ट्रक को कीचड़ से बाहर निकाल लाया हूँ। इतना सुनते ही वीर उठ जाता है, लेकिन साथ ही कमरे में सो रही वो लड़की कमला भी जाग जाती है। वो उनके कमरे में आकर कहती है, क्या आप लोगों को यहाँ कोई परेशानी हो रही है? क्यों अभी तक जाग रहे हो आप लोग? नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम तो बस ऐसे ही आपस में बातचीत कर रहे थे। आप चिंता मत कीजिए और जाकर आराम से सो जाइए। वो लड़की अपने कमरे में लौट जाती है। उसके जाते ही आर्यन वीर को साथ लेकर बाहर निकलता है और दोनों ट्रक में जाकर बैठ जाते हैं। आर्यन, ये सब क्या हो रहा है? तुमने मुझे बीच में उठाकर क्यों जगा दिया? और देखो, हमारे ट्रक के पीछे कुछ परछाइयां सी चल रही हैं। ये सब छलावा है, तू चुपचाप बैठ जा। मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा। काफी देर तक
अजीब सी परछाइयां ट्रक का पीछा करती रहीं। लंबा सफर तय करने के बाद वे धीरे धीरे पीछे छूटने लगीं और अंततः गायब हो गईं। इस तरह आर्यन और वीर सुबह होते होते वे अपना सामान लेकर गांव पहुंचे। उसके बाद उन्होंने वापसी की और फिर कभी उस रास्ते से नहीं गुजरे।